कुछ कहो कुछ सुनो, कुछ कहो कुछ सुनो। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਰੇਡੀਓ 90.8 FM ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। 90.8 FM, 90.8 FM। ਨੱਬੇ ਅਸ਼ਾਰੀਆ 8 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ NDRF ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ, NDRF ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ डिजास्टर है कि। सो सर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि ये NDRF है क्या? जी नमस्कार, मैं रामलाल इंस्पेक्टर NDRF 7th वाहिनी भटिंडा से हूँ। जैसे सर आपका क्वेश्चन है NDRF क्या है, तो मैं आप लोगों को NDRF के बारे में बता दूं कि NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स अपना इंडिया में एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी प्रकार के डिजास्टर का, चाहे वो मैन मेड डिजास्टर हो या नेचुरल डिजास्टर हो, जो उसमें काम करती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक फ़ोर्स होती है जिसका अपना अभी तक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है। हम लोग पैरामिलिट्री जो भी सेंटर की जितनी पैरामिलिट्रीज हैं उनसे आते हैं डेपुटेशन पे, और पूरी ये प्योरली डेपुटेशन फोर्स है। और डिज़ास्टर में हम लोगों का रोल है, मैं थोड़ा सा आपको इसकी हिस्ट्री में ले चलूँ जो इंडिया में डिज़ास्टर का जो एक DM एक्ट बना है। पहले क्या होता था, आपने 99 में उड़ीसा में जो सुपर साइक्लोन आया था उसके बारे में सुना होगा, कितना लॉस हुआ उसमें। उसके बारे में उसके बाद 2001 में जो गुजरात में अर्थक्वेक आया था, कितना बड़ा लॉस हुआ उसमें, उसको उसके बारे में आपको पता होगा। इन दोनों बड़ी ये दो जो बड़ी ट्रेजेडी थी, इन्होंने क्या हुआ, फिर इंडिया की गवर्नमेंट का ज़्यादा कंसंट्रेट इनका ध्यान खींचा कि डिजास्टर के लिए अपने पास कोई ऐसी फोर्स हो जो इसमें काम करे, इनमें रिस्पॉन्ड करे और लोगों को लोगों की जान माल का नुकसान को कम किया जा सके। तो उसके बाद एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया 2005 में। 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया, वो पास हुआ 26 दिसंबर 2005 को। उसके बाद उसी में एक जो अपेक्स बॉडी है इसकी सबसे ऊपर NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके जो चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसके चेयरपर्सन होते हैं। उसके नीचे फिर एक NEC होता है। जो NDMA मैंने पहले बात करी, NDMA का काम होता है पॉलिसीज़ बनाना, गाइडलाइंस बनाना कि इंडिया की जो वनरेबिलिटी प्रोफाइल है उसको उसके हिसाब से गाइडलाइन तैयार करना, पॉलिसी तैयार करना। जी सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो NDRF है उसमें कौन कौन से डिज़ास्टर हैं जिनको मैनेजमेंट करने के लिए नॉर्मली जो आपकी टीम है वो पहुँचती है? जी सर, जैसे कि डिजास्टर भी दो टाइप के होते हैं, एक तो नेचुरल और एक मैन मेड। नेचुरल में जैसे कि हमारी सुनामी, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया और टाइफून हो गया, इनमें जो जितने भी डिजास्टर हैं नेचुरल। और मैन मेड में जैसे कि ट्रेन एक्सीडेंट, एरोप्लेन एक्सीडेंट हो गया या फायर हो गया, तो किसी भी प्रकार का बड़ा डिजास्टर जिसमें कि जो लोकल अथॉरिटी है उसके जब अंडर से बाहर हो जाता है तब NDRF वहाँ पर आती है और अपना काम करती है। जी सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि नॉर्मली आप एक रीज़न के वाइज होते होंगे कि ये स्टेट आपके पास होगी मैनेजमेंट के लिए, तो नॉर्मली आपकी जो टीम है उसके पास कौन कौन से एरिया जो है जिसमें आप काम कर रहे हैं? जैसे पंजाब में तो अभी आप हो ही, और कौन सी स्टेट है जिसको आप मैनेज करते हो? जी अभी मैं आपको बता दूं इंडिया में टोटल 12 बटालियन है जो पूरे इंडिया को देखते हैं। हम लोग भटिंडा में हैं जो पंजाब की बटालियन है। पंजाब की बटालियन के पास पंजाब, हिमाचल, JNK प्लस UT चंडीगढ़, 3 स्टेट प्लस एक UT है हमारे पास, जो हम इसको बोलते हैं कि ये हमारा AOR है, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर इन 3 स्टेट में और UT में कहीं पे भी पहले कुछ होता है तो सबसे पहले हम लोगों की टीम रिस्पॉन्ड करेगी। उसके बाद अगर बड़े लेवल पे होता है तो दूसरी टीमें जो कंट्री में दूसरी बटालियन हैं उनसे भी हम वो भी हमें असिस्ट करेंगी, लेकिन फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि ये हमारे AOR का है। ओके सर जैसे आप ये सारी बता रहे थे कि इसके लिए कोई मतलब ऐसा टेस्ट नहीं है, अलग अलग बटालियन से हम आते हैं,
तो सर इसकी जो सिलेक्शन है वो कैसे होती है? जी, सिलेक्शन इसकी जो है, सिलेक्शन जो हम पैरामिलिट्री में रहते हैं लोग, तो वहाँ पे विलिंग मांगते हैं कि कौन एनडीआरएफ में जाना चाहता है, लेकिन उसके लिए शर्त होती है कि एक तो साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट होना चाहिए, जी क्योंकि इसमें हमारा एक और आता है मैन मेड डिजास्टर में, CBRN, केमिकल बायोलॉजिकल एंड रेडियोलॉजिकल न्यूक्लियर इमरजेंसीज, उसको भी जी मैनेज करने के लिए। तो इसमें पहली चीज़ होती है कि साइंस बैकग्राउंड का होना चाहिए वो बंदा जो इसमें आता है। फिर इसमें एज लिमिट है कि वो अंडर 45 एज होना चाहिए उसका, अलग अलग रैंक के अलग अलग है। तो इसमें दो चीज़ें हैं कि एक साइंस बैकग्राउंड का होना चाहिए, दूसरा वो अंडर 45 होना चाहिए, 45 से ऊपर की एज का इसमें नहीं लेते हैं। ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੀਮ ਹੈ ਇਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਣ। सो जैसे अभी सर ने बताया कि हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम जो चला रहे हैं अभी, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नया कंसेप्ट है। पहले हम लोग सिर्फ डिजास्टर के बाद काम करते थे, वहाँ पे रेस्क्यू का काम करते थे। अभी जो आप बता रहे हैं, अभी हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं, ये DRR, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, कि जो डिजास्टर का, किसी भी पर्टिकुलर डिजास्टर का जो रिस्क है उसको कैसे कम किया जाए, उसके इम्पैक्ट को कैसे कम किया जाए। तो अभी हम सब लोग उसी पे काम कर रहे हैं। कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम, स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम, कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, तो ये सब पे हम काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं कि अगर कहीं बाढ़ आती है तो आप लोगों ने कैसे बचना है, अपने आप को कैसे बचाना है, अपनी फैमिलीज़ को कैसे बचाना है, अपने पड़ोसियों को कैसे बचाना है। कहीं पे अगर बिल्डिंग कोलैप्स होती है, कोई अंदर फंस गया, कैसे निकालना है। फायर के केस में कोई आपका साथी अंदर फंस गया, कैसे निकालना है। कहीं कोई रोड एक्सीडेंट में कोई चोट लग गई, किसी को कोई इंजरी हो गई, ब्लड लॉस हो रहा है, कैसे उसको ब्लीडिंग को आपने रोकना है। किसी को CPR की ज़रूरत पड़ती है, आपने कैसे देना है। तभी जाके जो हमारा लक्ष्य है कि हम इसके इम्पैक्ट को कम कर सकें और अपनी कंट्री को डिजास्टर रेजिलेंट बना सकें। जी संदीप जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे डिफरेंट तरह के डिज़ास्टर आपने बताए, तो नॉर्मली जो अपना रीज़न पड़ गया जो जिसमें आप अपना रोल प्ले कर रहे हो, उसमें ज़्यादातर कौन से डिज़ास्टर हैं जो आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो कि ये दिक्कतें आ रही हैं? जैसे कि हमारे बटालियन के अंडर में है, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया और पंजाब हो गया। तो इन पंजाब में तो जैसे ज़्यादातर की बाढ़ जैसे हो गई, बाढ़ का यहाँ पर ज़्यादा खतरा होता है। और जम्मू कश्मीर और हिमाचल है, वहाँ पर लैंडस्लाइड वगैरह अच्छा। ज़्यादा होता है। तो उन पर हम जो है काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं और हमारा जो AOR है उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। जी श्रोते दूसरा सर, जो हमारा जो ये प्रोग्राम है आज का, हम इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसलिए दिया है क्योंकि जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है वो लोकल कम्युनिटी होती है पहले। तो सबसे पहले कम्युनिटी को अवेयरनेस करना ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਰੋਤਿਓ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾफ़ी ज़्यादा कोशिशों के नाल अनंतपुर साहब ਦੇ ਵਿੱਚ भी काम किया है। सो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आप अनंतपुर साहब में थोड़ी देर पहले आए थे, तो वो क्या पोजीशन थी, क्या काम था जिसके लिए आप अनंतपुर साहब में आए थे? जी, एक्चुअली उसको हम डिज़ास्टर नहीं बोलेंगे, वो एक सिंगल ड्राउनिंग केस था। एक बच्चा डूब गया था वहाँ पे, ड्राउनिंग केस था, और दूसरे तीसरे दिन हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, हम लोग आए थे। उसको हम डिज़ास्टर नहीं बोलेंगे, वो एक सिंगल ड्राउनिंग केस था। और 2-3 दिन पहले क्योंकि वो डूब गया था, पहले लोगों ने लोकल लेवल पे कोशिश करी उसको ढूंढने की, नहीं मिला। तो अब हमारी टीम को बुलाया गया था और 5वें दिन जो है उसकी बॉडी को रिकवर किया गया। जी जी। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको कैसा फील हो रहा है कि एक तरफ आप ये कह सकते हैं कि देश की सेवा में आर्मी या और बटालियन में होते हैं, दूसरी तरफ आप जो है NDRF की टीम में आ जाते हैं जहाँ भी आप लोगों की सेवा कर रहे हो, मैनेजमेंट कर रहे हो, तो कैसा एक्सपीरियंस है आर्मी में भी या नेवी में भी और इधर? जी, पहले जो अगर मैं अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, मैं बेसिकली ITBP से हूं। तो पहले हम वहाँ पे हमारा काम बॉर्डर गार्डिंग है, कि हम लोगों की ज़्यादा डिप्लॉयमेंट चाइना बॉर्डर पे है।
तो हम लोगों का सिर्फ बॉर्डर गार्डिंग का काम होता है, और वहाँ पे बस वही होता है, बॉर्डर LRP, SRP, लॉन्ग रेंज पेट्रोल, पूरा गार्डिंग का काम होता है। लेकिन जब हम लोग इसमें आए, इस क्षेत्र में आए, हम NDRF में आए, तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली जो अपने देश की जो जनता है उनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है, और एक बहुत अच्छा सौभाग्य है मेरा कि मैं NDRF में काम कर रहा हूँ, लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ। जी संदीप जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है इसके बारे में? जैसा कि हमारे साहब ने बताया, सेम मेरी भी वही थिंकिंग है। बॉर्डर पे हमारा काम होता है कि सिर्फ बॉर्डर पे जो है बॉर्डर रिगार्डिंग करना, उसकी गार्डिंग करना मतलब। और यहाँ पर डायरेक्ट हम अटैच हो रहे हैं ना पब्लिक से, जो लोकल पब्लिक है उसके साथ अटैच हो रहे हैं। और वहाँ से ज़्यादा मौका तो शायद मेरे को यहाँ मिल रहा है, जो देश की सेवा करने का, जो कहते हैं एक तरीके से। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਚਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸੋ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। वो गीता का सार मैं आपको सुना देता हूँ, कर्मेण वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। ਗੁੱਡ ਸਰ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। सो सर, अगर हम डिज़ास्टर की बात करें तो जैसे फ्लड का डिज़ास्टर आ जाता है, फ्लड आ जाता है, तो सबसे पहले आपका एक्शन क्या होता है? फ्लड का देखिए, हम लोगों का जो एक्शन होता है, हमारी मैं अपनी NDRF की टीम की तरफ से मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारा एक्शन क्या होता है। कहीं पे भी जैसे हमें इन्फॉर्मेशन आता है, NDRF जो होती है एक लेवल 3 रेस्क्यूअर होते हैं। अब मैं लेवल की बात करूँ तो लेवल भी बता देता हूँ आपको। लेवल 1 होता है कि अगर कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई इंसिडेंट होता है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको अपने रिसोर्सेज से कॉप अप कर लेता है, तो वो लेवल 1 में होता है। जी। अगर मैं इसी को स्टेट लेवल पे करूँ, स्टेट अपने लेवल पे कर देता है, तो लेवल 2 है। जी। अगर कोई स्टेट में किसी भी इंसिडेंट के कारण वो अपने उसके सारे रिसोर्सेज से उसको नहीं कॉप अप कर पाता, नहीं हैंडल कर पाता है, और वो सेंटर से मदद लेता है, तो उसको हम लेवल 3 कहते हैं। तो हम लोग क्योंकि सेंटर के हैं तो हम इसको लेवल 3 रेस्क्यूअर बोलते हैं। जब भी जो आपका सवाल था कि कहीं पे फ्लड की सिचुएशन होती है तो आप कैसे आपका एक्शन क्या होता है, कहीं से भी जब हमें इन्फॉर्मेशन आती है फ्लड के रिगार्डिंग, तो हम लोग तुरंत, हमारी एक अलर्ट टीम बैठी रहती है, जिसको विदिन 10 मिनट बटालियन से मार्च करना होता है रिस्पेक्टिव लोकेशन के लिए जहाँ से भी इन्फॉर्मेशन आई है। जाते ही हम लोगों का जो है, हम लोगों की फोल्डेबल बोटें हैं, फाइबर की, प्लास्टिक की, रबर की बोटें हैं, रबराइज बोटें हैं, जो फोल्ड करके सूटकेस टाइप हो जाती हैं जी। और हमारी एक टीम के साथ 4 बोटें रहती हैं। और जैसे ही हम लोग कहीं निकलते हैं तो पूरा हमारा सामान साथ में जाता है, और हम उसको ऑन साइड प्रिपेयर करते हैं, वहीं पे इन्फ्लेट करते हैं उसको। उसके साथ फुट पंप होते हैं, उसके साथ इलेक्ट्रिक पंप होते हैं, जो भी वहाँ पे संभव हो। मैनुअली तो हर जगह कर ही सकते हैं हम लोग, अगर इलेक्ट्रिक नहीं होता है तो हम लोग उसको ऑन साइड प्रिपेयर करते हैं वहीं पे, और जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, हम लोग अपना रेस्क्यू वर्क लॉन्च कर देते हैं, ताकि हम मैक्सिमम लोगों को बचा सकें। जी। कोई सर ऐसा एक्सपीरियंस जो आपने डिज़ास्टर मैनेजमेंट के टाइम आपका हुआ हो, जो आप हमारे श्रोताओं से शेयर करना चाहते हो? जी, मैं अभी रिसेंटली जो मैंने एक काफ़ी एक बड़ा इंसिडेंट लुधियाना में हुआ था 20 नवंबर 2017 को। वहाँ पे एक अमरसन पॉलीमर्स करके एक बिल्डिंग फैक्ट्री थी, जो प्लास्टिक की जो पैकिंग है उनको बनाते थे। तो वो जब वहाँ पे शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी, और वो बिल्डिंग जब आग लगी तो क्योंकि उसमें जब जहाँ वो प्लास्टिक पॉलिथीन बनती है, उसमें दाना केमिकल करके एक यूज होता है, पेट्रोकेमिकल यूज होता है उसमें। जी। तो स्टोर में थोड़ा बहुत था उसमें। जब उसमें आग लगी तो धीरे धीरे वो आग, फायर ब्रिगेड वहाँ पे काम कर रही थी, वो बुझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब वो केमिकल ने आग पकड़ी तो वो बहुत बड़ी जोर से ब्लास्ट हो गया, और पूरी बिल्डिंग G+4 यानी 5 मंजिली बिल्डिंग पूरी कोलैप्स हो गई, जिसके अंदर 18 लोग दब गए थे। जब हमें 12:05 पे हमें DC लुधियाना सर की जब हमें कॉल आई कि यहाँ पे ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ है, तो मैं वहाँ अपनी टीम लेके, क्योंकि मैं लुधियाना में ही था और मेरी लोकेशन से वो मुश्किल से 12-13 किलोमीटर का डिस्टेंस था। जी। मैं टीम लेके वहाँ गया, तो बहुत वर्स कंडीशन थी उस समय वहाँ की, जो मैं नहीं बता सकता यहाँ पे कितनी बुरी कंडीशन थी। जब हम वहाँ गए तो एक जो विक्टिम था, हमें सरफेस विक्टिम ही मिल गया, जो आधा दबा हुआ था स्लैब के नीचे। हमने
आधे 1 घंटे की मेहनत से बड़ी मुश्किल से उसको निकाला। वो अच्छी बात है, वो लाइव निकल गया था और फिर हमने उसको हॉस्पिटलाइज किया। सेकंड, जब हम सर्चिंग कर रहे थे तो एक विक्टिम जो उनका पॉलीमर्स कंपनी का जो बाबू था, जो क्लर्क था, ऑफिस में बैठा हुआ था नीचे, वो वहाँ पे जब उसने अंदर से आवाज़ आ रही थी तो क्योंकि ऊपर पूरा 5 मंजिली बिल्डिंग गिरी हुई थी और नीचे बेसमेंट का जो ग्राउंड फ्लोर का जो ऑफिस था, ऑफिस की डेस्क के नीचे उसको थोड़ा वाइड स्पेस मिल गया था बचने के लिए। ओके। तो उसने वहाँ से जब हमें सिग्नल दिया कि हाँ यहाँ पे कोई है, तो हम 12:45 हमने काम स्टार्ट किया था और शाम को 7:20 पे हम लोग उसको निकाल पाए। और हम लोग, अच्छी बात है कि वो जिंदा निकला जी और आज भी वो बंदा ठीक है। जी और यही 2 बंदे लाइव निकल पाए थे, बाकी क्योंकि एक पैनकेक टाइप का कोलैप्स था, ये पैनकेक ध्वसन था, इसलिए बाकी 16 लोग वहाँ डेड बॉडीज थी, तो बाकी डेड बॉडियाँ ही निकली। 2 लोगों को हम वहाँ जिंदा बचा पाए। और जी कंटिन्यू 20 नवंबर से 26 नवंबर को मॉर्निंग 2 बजे तक वहाँ पे कंटिन्यू डे नाइट ऑपरेशन चलता रहा जी और तब जाके हमने सारी डेड बॉडियाँ रिकवर की। जी जी। संदीप जी, आपका कोई एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हो? मेरा एक्सपीरियंस अभी बड़े ऑपरेशन में तो है नहीं सर, क्योंकि मैं अभी पिछले साल ही डिपोटेशन आया हूँ। हाँ, एक ड्रोनिंग केस ज़रूर हुआ था इसमें, नहर में। दो एक बारात आई थी वहाँ से, राजस्थान से, बीकानेर से। तो उसके चाचा भतीजे नहाते नहाते डूब गए थे वो। उसका जो चाचा था उसका बेटा भी नहा रहा था और बच्चा भी नहा रहा था। तो वो दोनों डूबने लगे तो उसने जो अपने भाई के लड़के को बचा लिया, और वो और अपना जो उसका बच्चा था वो दोनों डूब गए। तो उसको हमने सर्च किया था, तो सर्च हमने 2 दिन तक किया, वो बॉडी नहीं मिल पाई क्योंकि फ्लो ज़्यादा तेज़ था, आगे निकल गया था। तीसरे दिन फिर हमने उसको जो है रेस्क्यू तो नहीं कर कह सकते क्योंकि डेड हो गया था वो। तीसरे दिन हमने फिर उसकी बॉडी निकाली थी। ਜੀ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੁਣਨ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬਾਬੂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਟੇਬਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੁਚਾਲ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਨਰਸ ਖੜੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 2-4 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭੁਚਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਲੱਡ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। सर कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो हम फ्लड या फिर कोई अर्थक्वेक है उस टाइम हमें यूज़ करनी चाहिए? जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये लोगों को पता भी होना चाहिए। अवेयरनेस हम इसी चीज़ की कर रहे हैं। पहले मैं आपको बताऊं कि अर्थक्वेक के टाइम आपने क्या करना है। जब कभी भी अर्थक्वेक आता है तो कभी भी पहली चीज़ होती है इसमें पैनिक ना हो। अगर हम ग्राउंड फ्लोर में है दरवाजे के सामने, तो क्वेक में हम तभी बाहर भागने की कोशिश करें। अगर हम फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर में है तो फर्स्ट जब क्वेक आ रहा होता है कभी भी हमने बाहर नहीं भागना है। उसमें हमने कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। DCH, ड्रॉप, कवर एंड होल्ड। नीचे बैठ जाना है, अपने हेड को कवर कर लेना है और जिस भी चीज़ से हमने कवर किया है उसको होल्ड करके रखना है। DCH, ड्रॉप, कवर, होल्ड, इसका इस्तेमाल करना है। और कभी भी अर्थक्वेक आता है तो क्वेक इतना लंबा नहीं होता है कि 10 मिनट का आएगा, 15 मिनट का आएगा, कुछ सेकंड्स का होता है। 30 सेकंड, 15 सेकंड, 40 सेकंड है, इससे बड़ा क्वेक कभी नहीं आता है। और ये भी हकीकत है कि जब एक क्वेक आता है तो उसके बाद आफ्टर शॉक चलते हैं, तो बीच में आपको जैसे क्वेक बंद होता है फिर उस समय आपने सेफ जोन पे जाना है। ये उस समय की बातें हैं। बाकी दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब हम कहीं पे भी हैं, हम अपने घर में हैं, हम ऑफिस में हैं, तो हमेशा हमारा एक सेफ्टी प्लान होना चाहिए हर जगह का। हम सब लोगों को पता होना चाहिए कि ये हमारा सेफ जोन है। सेफ जोन इसके केस में, अर्थक्वेक के केस में हम सेफ जोन कहेंगे कि बिल्डिंग की हाइट के 1.5 गुना डिस्टेंस पे। अगर मेरी बिल्डिंग की हाइट 50 फीट है तो बिल्डिंग के बेस से मैं 75 फीट दूर रहूं, वो मेरा सेफ जोन है। तो सब लोगों को पता हो कि हम लोग सेफ जोन में पहुंचे। दूसरा जो फ्लड का आपने पूछा था, फ्लड के लिए क्योंकि कहीं पे भी पानी भर गया तो आप उस समय कुछ नहीं कर सकते, आपकी गाड़ियां नहीं चलेंगी, कुछ नहीं होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में जो हम लोग वेस्टेज मानते हैं, जिस सामान को, जो फ्लोटिंग सामान जो भी होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करके रखें। जैसे आपने, मैं नॉर्मल सी बात बताऊंगा, एक 2 लीटर का पेप्सी का बोतल, हमने पेप्सी पी ली, बोतल ऐसी फेंक देते हैं। अगर हम 2 बोतल अपनी साइडों में दबा लें,
खाली बोतल, उनका ढक्कन एयर टाइट करके साइडों में दबाएं तो हमें डूबने नहीं देगा, हम काफ़ी देर तक सर्वाइव कर सकते हैं पानी में। दूसरी चीज़, हमारी जो टीवी फ्रिज इनके जो पैकिंग में थर्माकोल आता है, थर्माकोल की सीट हम घरों में रख सकते हैं, उसके ऊपर भी हम आराम से बैठ के तैर सकते हैं। कोई प्लास्टिक का बड़ा सा हमारे पास कोई कंटेनर है, उसका ढक्कन लगा दिया, उसके ऊपर भी हम फ्लोट कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो फ्लोटिंग डिवाइस हैं वो हमने अपने घरों में रखनी है। और बोतल का बेल्ट बना लिया, छोटी 1-1 लीटर की पानी की बोतलें होती हैं, उनको 5-6 बोतल एक रस्सी में थोड़े थोड़े डिस्टेंस में बांध लें, और जैसी ऐसी कोई स्थिति आती है तो कमर पे बांध के और पानी में अपने आप को पानी वो में नहीं कर डूबने लें, देगी आप। तो वो डूबने नहीं देगा, आपको फ्लोट करके रखेगा। तब तक कोई ना कोई एक्सटर्नल हेल्प आपको मिल जाएगी, बचा लेगी। ਸੋ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਹੁਣੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਨਾਰਮਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਸਟ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਨਾਰਮਲੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਲੱਡ ਆਵੇ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ कर सकते हैं। जी संदीप जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कई बार लैंडस्लाइडिंग होती है तो वहाँ क्या क्या हमें प्रिकॉशंस रखनी चाहिए? जहाँ सर लैंडस्लाइड होती है, लैंडस्लाइड का पहली बात तो पता नहीं होता कि अगर आप जैसे कहीं सफ़र कर रहे हैं ट्रेवल, तो उस टाइम पता नहीं होता कि लैंडस्लाइड आ रहा नहीं आ रहा। फिर भी अगर लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है तो वहाँ पर पहले से ही जो है बोर्ड लगा होता है वैसे तो। दूसरा, हमें पता होना चाहिए कि लैंडस्लाइड आने पर हमें उसको कितनी दूर फिट खड़ा होना है, उसके ज़्यादा नज़दीक जाना नहीं होता है। एक तो जहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहा होता है उससे तकरीबन उसकी हाइट से 1.5 गुना दूरी पर हमें खड़ा होना पड़ता है जी। लैंडस्लाइड में। जी एक बात इसमें ऐड करना चाहूँगा जो संदीप साहब ने आपको बताया कि लैंडस्लाइड का, क्योंकि जब इसमें 2 कंडीशंस हो सकती हैं। एक तो हम लोग ज़्यादा पैनिक क्या होते हैं, कई बार सपोज मैं कहीं अपने अपने फैमिली के साथ टूर पे गया हूँ, मुझे पता भी है कि ये डेंजर जोन है, ऊपर से बारिश हो रही है, यहाँ पे हो सकता है, लेकिन मैं अपना टाइम बचाने के चक्कर में जल्दीबाजी करता हूँ। मुझे अगर प्रशासन बोल भी रहा है कि आप वेट कर लें थोड़ी देर, आसमान ठीक होने दें, मौसम ठीक होने दें, तब निकलें, तो एक तो आपको उस समय एक धैर्य रखना होगा कि अगर मैं दुर्घटना से देर भली, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जी। अगर 2 घंटे ज़्यादा लग जाएं तो कोई बात नहीं, वो नहीं करना है। दूसरा, रोड पे हर जगह साइन बोर्ड लगे रहते हैं कि लैंडस्लाइड लैंडस्लाइडिंग प्रोन एरिया एरिया है, जी स्टोन वो वाला एरिया है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखें। और ऐसी जगह बिल्कुल आपको सावधानी पूर्वक, और अगर ऐसी कोई जगह है तो बरसात में खासकर ज़्यादा मूवमेंट ना करें, जी। सीजन का तो सही बड़ा चुनाव ਵਧੀਆ करें। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡਿੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਮਲਬਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਵਹੀਕਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡਿੰਗ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ स्टूडियो ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਸਟੂਡੀਓ में आने के लिए। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।